इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ध्वनि के चाल के बारे में पढ़ा था कि किस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है और किस में ध्वनि का चाल सबसे कम होता है। इस क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के प्रकार। तो ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिक लोगों के अनुसार कि आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति यानी कि इंग्लिश में उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि होता है इसे 3 प्रकार का होता है। आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि होता है इसे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है अपश्रव्य ध्वनि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक। दूसरा आपका है श्रव्य यानी कि ऑडिएबल, और तीसरा आपका है पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। तो देखिएगा, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक क्या है। तो देखिएगा, सोनिक मीन्स होता है साउंड, यानी कि ध्वनि। सोनिक मीन्स क्या होता है? साउंड होता है। और इंफ्रासोनिक का अर्थ है कि साउंड को, यानी कि इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी कि अपश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अपश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है क्योंकि अपश्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता है ना है 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्योंकि अपश्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता है कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो अब बात है कि अपश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है तो कौन सुन सकता है? तो देखिएगा, एलिफेंट यानी कि हाथी, व्हेल, ये सब जो होते हैं अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। अब बात आता है कि अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है वेव प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है, या जब सुनामी कहीं पर आता है तो सबसे पहले अपश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है। यानी कि भूकंपों के द्वारा उत्पन्न तरंग या सुनामी के द्वारा उत्पन्न तरंग जो होता है से कैसा होता है? अपश्रव्य होता है, यानी कि इंफ्रासोनिक होता है। और इंफ्रासोनिक को कौन सुन सकता है? अगर कहीं पर भूकंप आ रहा है तो सबसे पहले हाथी को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर भूकंप आने वाला है, इसलिए वो अपना जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चला जाता है, यानी कि भागने लगता है, इधर उधर करने लगता है। अगर कहीं पर सुनामी आ रहा है तो सबसे पहले व्हेल को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर सुनामी आ रहा है। उसके बाद दूसरा हम लोग का है श्रव्य, यानी कि मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिएबल। तो जो श्रव्य ध्वनि होता है, श्रव्य का अर्थ ही होता है सुनने वाला, यानी कि इसे मनुष्य सुन सकता है। यानी कि हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं वह श्रव्य ध्वनि होता है। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी का मतलब जो आवाज़ आता है हम लोग को समझ में आता है, सुनाई देता है। तो टीवी का जो ध्वनि है, टीवी का जो आवाज़ है कैसा है? श्रव्य है। अगर उसका आवाज़ अपश्रव्य रहेगा तो हम लोग को नहीं सुनाई देगा। तो हम लोग जो आवाज़ को सुनते हैं श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं, यानी कि श्रव्य यानी कि ऑडिएबल ध्वनि को मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। श्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता ना है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज दोनों के बीच में होता है। इसका अर्थ हुआ कि 20 हर्ट्ज से अधिक होवेगा और 20,000 हर्ट्ज से कम होवेगा। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। के का मतलब होता है 1000, यानी कि 3 जीरो। तो 20 को 20 लिख दिए और 1000 की जगह के और एच जेड यानी कि हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनि यानी कि हम लोग जिस ध्वनि को सुनते हैं उसका आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। यानी कि इसके बीच में इसके बीच में आवृत्ति का जो ध्वनि, जो आवाज़ हम लोग के पास आएगा तो सुन सकते हैं, और इससे कम आएगा तो भी नहीं सुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा आएगा तो भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अभी पहला हम लोग पढ़े थे कि अपश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, और जो श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अब देखिएगा, आपका तीसरा और लास्ट है पराश्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक। सोनिक मीन्स होता है साउंड, और अल्ट्रासोनिक यानी कि वैसा साउंड यानी कि जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। यानी कि इंफ्रासोनिक को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक का जो आवृत्ति होता है, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है।
20,000 हर्ट्ज को अभी बताएं कि क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। यानी हम कह सकते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। तो हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तब 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को भी नहीं सुन सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक के भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। तब बात है कि पराश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो आखिर सुनता क्या है। तो चमगादड़ का नाम सुने होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैट, BAT। तो बैट मीन्स होता है चमगादड़। तो चमगादड़ जो होता ना है, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी करता है और पराश्रव्य ध्वनि को सुन भी सकता है। चमगादड़ जो होता है पराश्रव्य ध्वनि, अपने मुंह से पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी करता है और पराश्रव्य ध्वनि को सुन भी सकता है। जैसे यहाँ देखिएगा, इस इमेज से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये बैट है यानी कि चमगादड़ है, तो चमगादड़ अपने मुंह से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, यानी कि उत्पन्न करना मैंने निकालना, अपने मुंह से पराश्रव्य तरंग निकालता है। और जब पराश्रव्य तरंग निकलता है तो उससे कुछ कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, छोटा मोटा मच्छर इस सब टकराते हैं। तो जैसे ही ये पराश्रव्य ध्वनि अपने मुंह से निकलता है और पराश्रव्य ध्वनि के रास्ता में अगर कुछ छोटा मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा अगर टकराता है तो उससे टकरा कर ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है ना, परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित होकर इसके कानों तक पहुंचता है, परावर्तित होकर इसके कानों तक पहुंचता है, जिससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि सामने जो है से मक्खी है, मच्छर है, या मतलब कितना इसका साइज कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस डायरेक्शन में है, इस सब पता चल जाता है और चमगादड़ आसानी से अपना शिकार कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि चमगादड़ जो होता है पराश्रव्य ध्वनि को सुन भी सकता है और पराश्रव्य ध्वनि को निकाल भी सकता है। और चमगादड़ अपना शिकार जो होता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग के आधार पर ही करता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि चमगादड़ का जो गमन करने का तरीका होता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चमगादड़ से पराश्रव्य तरंग निकलता है, टकराता है किसी छोटा मोटा जीव से और उससे परावर्तित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चमगादड़ जो है शिकार करने के लिए पराश्रव्य तरंग का तो इस्तेमाल करबे करता है, साथ में किस सिद्धांत पर ही काम करता है, तो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर चमगादड़ काम करता है। अब देखिएगा, इसके अलावा पराश्रव्य ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है, तो बैट यानी कि चमगादड़, बैट के बाद कैट, डॉग, डॉल्फिन, मंकी, ETC। यानी कि बैट यानी चमगादड़, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता, डॉल्फिन, मंकी, बंदर, ये लोग जो होते हैं पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो साउंड है, पराश्रव्य ध्वनि जो तरंग है, उसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो देखिएगा, सबसे सिंपल है, अल्ट्रासोनिक का पहला उपयोग है अल्ट्रासाउंड के रूप में। अल्ट्रासोनिक का पहला उपयोग है अल्ट्रासाउंड के रूप में, यानी कि जब पेट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जाके अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो अल्ट्रासाउंड जब कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड का ध्वनि हम लोग को सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में रहता है पराश्रव्य तरंग। अल्ट्रासाउंड में कौन सा ध्वनि तरंग रहता है? पराश्रव्य तरंग। और पराश्रव्य तरंग का जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और हम लोग 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग का अल्ट्रासाउंड होता है तो इस ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो आवृत्ति है ना, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड का बड़ा भाई है सोनोग्राफी। दोनों एक तरह से एक ही हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है। अल्ट्रासाउंड का एक बड़ा भाई है सोनोग्राफी। जब कोई महिला यानी कि लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो उस बेबी को मतलब चेक करने के लिए हेल्दी है कि नहीं है, मोटी है कि पतली है, मतलब चेक करने के लिए सोनोग्राफी किया जाता है। क्या किया जाता है? सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में भी किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा यूज है सोनार में। सोनार गहना बेचने या आभूषण बेचने वाला सोनार नहीं। सोनार एक यंत्र का नाम है। यंत्र बोलिए या उपकरण बोलिए या युक्ति बोलिए या डिवाइस बोलिए,
सब एक ही है, या मशीन बोल दीजिए। तो सोनार एक प्रकार का मशीन है। सोनार क्या है? एक प्रकार का मशीन है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी यहाँ से याद करेंगे कि सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनार में भी पराश्रव्य तरंग का। चलिए सोनार के बारे में देखते हैं। इसमें 2-3 बात याद करना है। पहला बात इसमें है कि सोनार का फुल फॉर्म, यानी कि सोनार का पूरा नाम आखिर क्या होता है। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा बात है कि सोनार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार में अभी पढ़े इससे पहले कि सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। अब बात है कि सोनार का काम क्या रहता है। तो सोनार का जो मेन काम है ना, पानी में डूबी हुई वस्तु को पता लगाता है। यानी कि समुद्र में अगर कोई वस्तु डूबा हुआ है तो उसके बारे में बताता है कौन? सोनार। जैसे देखिएगा, ये पानी है, यानी मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र है और ये पानी वाला जहाज़ है जो पानी में चलता है। तो देखिएगा, इसमें एक विशेष प्रकार का मशीन जुड़ा हुआ रहता है। इसमें एक विशेष प्रकार का मशीन जुड़ा हुआ रहता है जिसको सोनार कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का मशीन जुड़ा हुआ रहता है जिसको क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। तो क्या करता है कि सोनार अपने मशीन में से, यानी कि अपने सिस्टम में से पराश्रव्य ध्वनि तरंग को निकालता है। तो सोनार अपने सिस्टम में से पराश्रव्य ध्वनि तरंग को निकालेगा। तो पानी के अंदर अगर मान लिए कि मछली है, तो जो पराश्रव्य तरंग निकल रहा है वो मछली से जाकर टकराएगी और मछली से टकरा कर लौटेगी, यानी कि परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट करेगी और लौट कर सोनार के सिस्टम के पास जाएगी। तो सोनार के सिस्टम को पता चल जाएगा कि पानी के अंदर क्या है? मछली है। ठीक उसी प्रकार सोनार से अगर पराश्रव्य तरंग निकल रहा है और पानी के अंदर टूटी नाव से टकरा जाए, टूटा हुआ नाव से टकरा जाए, तो इस टूटा हुआ नाव से जब पराश्रव्य तरंग टकराएगा तो टकरा कर लौटेगा, परावर्तित होगा और परावर्तित होकर सोनार के सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। तो इसको सोनार को पता चल जाएगा कि पानी के अंदर टूटा हुआ नाव है। अगर समुद्र के अंदर मान लिया कि पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी है तो सोनार पराश्रव्य तरंग निकालेगा तो जाकर पनडुब्बी से टकराएगा और पनडुब्बी से टकराकर फिर परावर्तित होगा और सोनार के सिस्टम तक जाएगा। तो सोनार को पता चल जाएगा कि पानी के अंदर पनडुब्बी है। तो इसके बाद फिर पता किया जाता है कि इंडिया का पनडुब्बी है कि किसी दूसरे देश का पनडुब्बी है। अगर इंडिया का है तो ठीक है, और अगर किसी दूसरे देश का है तो फिर पता किया जाता है कि परमिशन से आया है कि बिना परमिशन से आया है। अगर परमिशन से आया है तो ठीक है, और बिना परमिशन से आया है तो उसको पानी के अंदर ही डिस्ट्रॉय, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद सोनार के जैसा एक होता है रडार। तो रडार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दूसरा बात है कि रडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो खैर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं सोनार, सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, लेकिन रडार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग नहीं होता है। रडार में या तो रेडियो तरंग, रेडियो वेव, या माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंग। माइक्रोवेव को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंग और इसी को लघु तरंग भी कहा जाता है। तो अब देखिएगा, तो रडार में रेडियो वेव भी हो सकता है और माइक्रोवेव भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो माइक्रोवेव ज़्यादा अच्छा होता है। माइक्रोवेव ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद तीसरा है कि रडार का आखिर उपयोग क्या है। तो रडार का उपयोग होता है आकाश में हवाई जहाज़ या मिसाइल का दिशा पता लगाने में। यानी कि आकाश में हवाई जहाज़ या मिसाइल कोई है तो उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है इसके बारे में पता लगाता है कौन? रडार। रडार जो मीडिया का वैन होता है, मीडिया का गाड़ी या आर्मी उर्मी का जो गाड़ी होता ना है, उस पर ऐसा छतरी के जैसा लगा होता है, क्या होता है? रडार ही होता है एक प्रकार का। क्या होता है? रडार। रडार जो होता है अपने सिस्टम में से, रडार जो होता है अपने सिस्टम में से सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव या रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव निकालता है और ऊपर की ओर निकालता है। और जब ऊपर की ओर निकालेगा तो ऊपर अगर हवाई जहाज़ है
या मिसाइल है तो उससे टकराएगा और टकरा के फिर वो वापस आएगा, यानी कि अभी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टकरा के वापस आएगा रडार के, और रडार के सिस्टम को पता चल जाएगा कि ऊपर क्या है, मिसाइल है या हवाई जहाज़ है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मान लो कि कोई दिक्कत लगे तो ये अपना डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और ये जो रडार होता है हमेशा ऊपर लगाया जाता है ताकि इसको जिधर मन तिधर घुमा सकें। अगर नीचे लगा देंगे तो घूमबे नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगा।